রংহীন সংবাদ আর অজানা তথ্যের জন্য দেখুন দিগদর্শন, 10-এর পাশে, দেশের সাথে। ভারতবর্ষের জনগণের কথা বলছি, ভারতবর্ষের জনগণ কিন্তু সঞ্চয়ের ব্যাপারে খুব সিরিয়াস থাকে, যার জন্য সারা পৃথিবীতে যখন অর্থনৈতিক অবস্থা একটু ওলটপালট হয়ে যায়, ভারত কিন্তু একটা জায়গায় থেকে গেছে। তার কারণ হচ্ছে ভারতের প্রতিটি ঘরে ঘরে, সে একদম নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত কিছু না কিছু তারা সঞ্চয় করে। সুতরাং সঞ্চয়ের একটা আলাদা ভূমিকা আছে। ব্যাংকে সঞ্চয় করার একটা প্রবণতা ছিল। তার পরবর্তীকালে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি 1964 সাল থেকে মিউচুয়াল ফান্ড বলে একটা সরকারি এবং পরবর্তীকালে বেসরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিউচুয়াল ফান্ড ব্যাপারটা এসছে। শেয়ার মার্কেটটা তার আগে থেকেও ছিল, ওটা অনেক ডেভেলপ করেছে। কিন্তু দরকার যেটা, সেটা হচ্ছে সঠিক রাস্তায় নিজেকে পরিচালনা করা। সেই সঠিক রাস্তায় পরিচালনা করার ব্যাপারে আপনাকে ঠিক মতন যারা উপদেশ দেন, প্রফেশনাল যারা অ্যাডভাইস করেন, তার অন্যতম একজনের সঙ্গে এখন আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করাবো। তার নাম হচ্ছে आनंद गुप्ता। अच्छा, आनंद गुप्ता जी, 1964 पहले से म्यूचुअल फंड चालू हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं जे एक रिस्क फैक्टर काम करते हैं। हम लोग जब एड भी देखते हैं तो तुरंत बोल लेते हैं रिस्क फैक्टर है, थोड़ा सोच समझ के कीजिए, इतना बगड़ा बोलना पड़ता है एज पर लॉ। तो हेवी हाई रिस्क और हाई रिस्क एंड मीडियम रिस्क, ये 3 रिस्क फैक्टर काम करते हैं। तो बंगाली लोग को ज्यादा से ज्यादा होता है बंगाल में, इन्वेस्टमेंट में लोग रिस्क लेना आजकल मानते नहीं। एक टाइम था, उसके बाद रिस्क लेने का काम नहीं करते। तो वो चाहते हैं भाई बैंक जो है वो बैंक की सही रास्ता है, वहाँ देंगे जमा। और दूसरा लाइन में शेयर मार्केट में और ये म्यूचुअल फंड में जो चिंता है वो बहुत बाद में चालू हुआ, तो आप लोग धीरे धीरे उसको मार्केट में ले आए। आज का कंडीशन के हिसाब से थोड़ा बताइए क्या हाल है। देखिए, म्यूचुअल फंड को एज पर डिस्क्लेमर हमें बोलना पड़ता है कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं वहीं पे फिर एक्सपर्ट्स लोग का काम आता है, जहाँ पे हम इन्वेस्टर्स को एक्चुअल बात है कि उसमें रिस्क क्या इन्वॉल्वमेंट है। सो अगर म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर कोई 5 साल मिनिमम अगर पॉइंट ऑफ व्यू रख के अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सो रिस्क बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर हो सकता है, यू कैन से दैट। क्योंकि क्या होता है कि म्यूचुअल फंड कम से कम 50 डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसा पॉसिबल बहुत कम ही हुआ है, या आप बोल सकते हैं कि कभी नहीं हुआ आज तक इतिहास में कि 5 साल में सारा कंपनी लॉस पे ही है। ये पॉसिबल ही नहीं होता है। तो रिटर्न्स जनरली बन जाता है 12 से 15% तक। तो अगर आप 5 साल से ज्यादा म्यूचुअल फंड में रुक सकते हैं, तो कहने का आप ये बोल सकते हैं कि रिस्क ना के बराबर है। तो आपको समझना पड़ेगा कि रिस्क क्या है और कितना है और कैसे आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। एंड वहीं पे हमारे ऐसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का काम आता है। बहुत सारा इस जर्नी के दौरान में बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, जहाँ पे कभी वॉर हो रहा होता है, कभी कुछ पॉलिटिकल ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो बहुत सारे इवेंट्स आते हैं। वहां पे आपको जब भी कोई कंसर्न फील होता है, तो अगर आप एक्सपर्ट्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उनके एडवाइजेस ले सकते हैं, जो आपको बता देंगे कि इस पे क्या करना है और क्या नहीं करना है, और वो आपके पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं संभाल के रखते हैं और आपको रिटर्न्स बना के ही देते हैं। বাংলাতে একটা কথা আছে, সবুরে মেওয়া ফলে। সুতরাং সেই কথাটাই উনি বললেন যে মিনিমাম 5টা বছর আপনাকে ধৈর্য ধরে এখানে ইনভেস্টমেন্টটা রাখতে হবে। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সেবির অমরজিৎ সিং তিনি একটা হিসাব দিয়েছিলেন, 2020 সালের মার্চ পর্যন্ত ইনভেস্টার এখানে ছিল 2.92 crore। 24-এ এখন কিন্তু সেই বিনিয়োগকারীর সংখ্যা দাঁড়িয়ে গেছে নিয়ার অ্যাবাউট 5 crore। তাই এই যে ডবল হয়ে যাচ্ছে, তার কারণ কি? রিস্ক ফ্যাক্টরটা কোথায়, এটা মানুষ আস্তে আস্তে বুঝতে পারছেন, এবং এনারা যারা এই ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে থাকেন, এরা সঠিক পরামর্শ দেন বলেই 2.5 কোটি থেকে 5 কোটি বিনিয়োগকারী কিন্তু এখন আমাদের মিউচুয়াল ফান্ডে চলে এসছে। আচ্ছা, তাও একটা আপনাকে একটা কথা একটু বাংলাতে বলছি, যাতে হিন্দি বাংলা দুটোই থাকুক। সেটা হচ্ছে যে এই যে ইনভেস্টমেন্টে টাকাটা যাচ্ছে, তার মধ্যে আমরা যে হিসেব পাচ্ছি সেটা দেখা যাচ্ছে যে আবাসন মিনস হচ্ছে কনস্ট্রাকশনে 44% ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে, সোনাতে বলছে 22% ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে, 39% হচ্ছে গিয়ে আপনার ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউটে আপনার হচ্ছে, 2% বলছে মাত্র যেটা মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে। এই রেশিওর ব্যাপারটাতে এতটা কম বেশি ব্যাপারটা কেন? मैं बता रहा हूँ आपको, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 2014 जब मोदी गवर्नमेंट ने आया था, तब अराउंड 12 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी। आज ये इंडस्ट्री 50 लाख करोड़ पे पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं अभी भी इंडिया के पॉपुलेशन में 140 करोड़ लोगों में सिर्फ 5 करोड़ ही ऐसे लोग हैं जो अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए हैं। सो अभी भी बहुत सारा अवेयरनेस
एंड लोगों के मन में जो भय है ना, म्यूचुअल फंड्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो वो समझने के लिए कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स उतने अभी अवेलेबल नहीं है। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि इंडिया में, अगर पूरी इंडिया की बात करें, तो अगर सही मायने में अगर प्रोफेशनल में लोग काम कर रहे हैं सिर्फ 10,000 लोग हैं। तो कहीं ना कहीं और भी एक्सपर्ट्स हमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में चाहिए, और भी नए नए एक्सपर्ट्स लोग आए जो गाइड कर पाए इन्वेस्टर्स को कि यहाँ पर रिस्क को आप कैसे अवॉइड करके पैसा बना सकते हैं। सो डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं कि हाँ इन्वेस्टमेंट अभी बहुत कम है, जिस हिसाब से और हो सकता है, तो हमारा भी एक्सपेक्टेशन है कि 2030 तक हमारी जो इंडस्ट्री है म्यूचुअल फंड की, जो आज 50 लाख करोड़ पे है, वो 100 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट एफडी बुक के आसपास आ जाएगी। सो यस, अवेयरनेस बढ़ रहा है आए दिन, से भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अवेयरनेस कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी काम कर रहे हैं, बट डेफिनेटली नंबर्स और जंप होंगे, अभी भी बहुत नंबर्स आने बाकी है सर। और एक स्टैटिस्टिक्स मिल रहा है जो मोदी के बारे में आप बताए। 2014 में जब मोदी जी आए थे तब 34.4 था अपना लोअर डिवीजन में जो आदमी रहते हैं, एंड मिडिल क्लास एंड क्रीम लेयर में जो लोग रहते हैं, इसका जो डिफरेंस था वो है 34.4%। आज का दिन में वो परसेंटेज 2018 का भी हिसाब आपको दे, उसमें बोल रहे हैं 47.9%। इतना ये ऊपर नीच का प्रॉब्लम हो गया। तो एक ग्रुप के पास पैसा रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के पास पैसा नहीं रहता। अभी ज़्यादा से ज़्यादा गांव में जब जाइएगा, वहाँ पर भी बैंक का जो फिक्स डिपॉजिट है उस कैसे करे, कैसे स्कीम होना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी थोड़ा नहीं है। तो ग्रास रूट लेवल में म्यूचुअल फंड को लेने के लिए क्या क्या प्लान है आप लोग के? देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम लोग अभी भी जो अपना लाइफस्टाइल, जो हम लोग जो मिडिल क्लास लोग लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, वो कहीं ना कहीं पहले हम लोग सारा खर्चा करते हैं, फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हमेशा बोलते हैं कि आप पहले जो भी कमा रहे हैं उसके एटलीस्ट 10 to 20% इन्वेस्ट करिए, तभी आप अमीर बन पाएंगे। कहीं ना कहीं हम लोग लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर पा रहे हैं। सो हम लोग का फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स लोग का जो मैसेज है वो यही है कि पहले 20% सेव करिए आपके प्रॉफिट में से, एंड देन खर्चा करिए। बिकॉज अगर वो आप नहीं करेंगे तो आप कभी भी वेल्दी नहीं बन पाएंगे। वेल्दी लोग वेल्दी बनते आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो लोग सही जगह में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं सही जगह में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए हम लोग वेल्दी नहीं बन पा रहे। और हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स सही से चूज नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ एफडी में पैसा रखेंगे तो वो आपको 6 से 7% ही ब्याज दे पाएगा। आज के डेट में इंडिया में इन्फ्लेशन कितना है? 6 से 7%। तो आपका वेल्थ ग्रो हो रहा है? नहीं हो रहा है। अमीर लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पे वो 15 से 20% तक कमा रहे हैं और इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं, और वो वेल्दी से वेल्दी पाते जा रहे हैं। तो आप चीज को समझिए, स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट पॉलिसीज में नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोग क्यों अमीर नहीं बन पा रहे, हम लोग क्यों वेल्दी नहीं बन पा रहे। अपने अंदर हम लोग को झांकना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट आके आपको खाना नहीं देने वाली है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको अपना काम खुद करना है, तो इन्वेस्टमेंट भी आपको अपना संभालना है। हम लोग अवेयरनेस कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपना कॉल लेना पड़ेगा कि हम कैसे 20% अपना सेविंग्स करें और हम भी उस रेखा से ऊपर आए और इन्वेस्टमेंट कर सके और वेल्दी बन पाए। एक बात तो लास्ट क्वेश्चन है, एक बात तो बहुत जरूरी बोले हैं, जो पैसा इनकम करने के बाद मिनिमम 10 to 20% उसको खर्चा सेव करना फिर खर्चा करने का है। तो जो पैसा खर्चा नहीं करके वो जमा करे, तो जमा करेगा तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जमा होगा पैसा। एक तरफ से कॉर्पोरेट सेक्टर बोल रहा है ये 20% बचत करो और इसमें इन्वेस्टमेंट करो, और एक तरफ से कॉर्पोरेट बोल रहा है ये 5 रुपया का जो चीज है वो 10 रुपया से खरीदो। तो 5 रुपया का चीज जब 10 रुपया में आदमी को, आम आदमी को खरीदना पड़ता है, तब उसको बचत करने का पैसा कहाँ से उसको मिलेगा? देखिए, बचत एक ऐसा चीज है ना, वो एक सोच है। अगर आप चाहेंगे, अगर आप अपना बजटिंग बनाएंगे, मंथली बजटिंग बनाएंगे कि मेरा क्या क्या खर्चा है, तो मैं ये मान नहीं सकता कि क्योंकि इंडिया का एक हमेशा से एक कल्चर रहा है, हम लोग हमेशा एक कल्चर है कि हम लोग सेविंग्स किए हैं, हमने बड़े लोगों से भी सीखा है। अभी वो कल्चर कहीं ना कहीं मिसिंग है। हम लोग खर्चा अपना बाहर है, हम लोग 1 लाख का फोन ले लेते हैं, हम लोग बड़े बड़े खर्चे करते हैं। तो आप उस चीज को समझिए, आप जो भी पैसा कमा रहे हैं उसका 20% पहले अगर आप साइड कर देंगे, तो वो अगर माइंडसेट अगर आप बना लेंगे ना, तो पैसा जरूर आपके पास बचेगा और आप बचा भी पाएंगे। इट्स जस्ट अबाउट द माइंडसेट। आपका प्लानिंग थोड़ा तगड़ा होगा, और ये आने के लिए कोई आके आपको हाथ पकड़ के नहीं कराएगा, ये आपको खुद थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल से हेल्थ आपको अच्छा लगता है, तो हेल्थ अच्छा रखने के लिए आपको खुद से उसके अंदर में वर्कआउट करना है। उस तरह से वेल्थ का भी है। हम लोग हमेशा डिपेंड करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ करेगा तो हम लोग वेल्दी हो जाएंगे। नहीं, आज की डेट में इतना अवेयरनेस है, इतना कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप लोग पढ़िए, आप लोग अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स को चूज करिए, उसमें इन्वेस्ट करिए, और आप लोग भी डेफिनेटली वेल्दी जरूर बन जाएंगे। আনন্দ গুপ্তা জি যেটা বললেন সে কথাটার মধ্যে কিন্তু একটা যুক্তি আছে। যেমন আপনাকে বলি যে যদি আপনি একটা ফিক্সড ডিপোজিট করেন, সেই টাকাটা কিন্তু আপনি নির্ধারিত সময়ের আগে তুলতে পারবেন না। তুললে আপনি যে জমা টাকাটা রাখছেন সেই টাকাটা থেকে অনেকটা টাকা মাইনাস হয়ে যাবে।
সোনা কেনার সময় আপনি কাঁচা সোনা কিনলেন বা সোনার কিছু পেপারস কিনলেন, সেখানেও নানা রকম সুবিধা অসুবিধার ব্যাপার থাকে। কিন্তু মিউচুয়াল ফান্ড এমন একটা জায়গা যেখানে আপনি 500 টাকা দিয়েও আপনার কিন্তু কাজ শুরু করতে পারেন, এবং আপনি টাকাটা জমানোর পর প্রয়োজন মতন সে টাকাটা আপনি আবার লোন হিসেবেও আপনি তখনই ফেরত পাওয়ার একটা জায়গা রয়েছে। যার জন্যই কিন্তু আস্তে আস্তে মিউচুয়াল ফান্ডের ওপর মানুষের কিন্তু একটা ন্যাক বাড়ছে, এবং সেইটা বাড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে যে আনন্দ গুপ্তাজির মতন যারা অ্যাডভাইজার রয়েছেন তারা সঠিক রাস্তা সঠিক দিশা দেখাচ্ছেন বলে। আনন্দজি, আপনাকে বলুন যে আপনি যে কাজটা করছেন, এই কাজ করতে গিয়ে আপনি আপনার এখনকার মধ্যে অভিজ্ঞতায় আপনি এরকম কতজনকে তৈরি করতে পেরেছেন? ये काम मैं 15 साल से कर रहा हूँ एंड प्रोफेशनल वे में कर रहा हूँ। और आज के डेट में हम लोग सिर्फ कलकत्ता में नहीं, अक्रॉस द ग्लोब, यूएस, यूके, दुबई, इंडोनेशिया, इन सारे कंट्रीज में मेरे क्लाइंट्स हैं। और आज हम 1000 फैमिलीज को ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और उनके लिए वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। তা শুনলেন আনন্দ গুপ্তা যা বললেন। সুতরাং আপনি ব্যাংকে সঞ্চয় করতেই পারেন, সোনা তো কিনতেই হবে, বাড়িতে মেয়েদের ছেলেদের বিয়ের জন্য সোনা কিনতেই হয়, এটা একটা আমাদের কাস্টম নেই, এটা একটা নিয়ম দাঁড়িয়ে গেছে সংসারে। কিন্তু তার সঙ্গেও কিছুটা পয়সা জমিয়ে যদি মিউচুয়াল ফান্ডে এবং সঠিক লোকের কাছে যদি আপনারা পৌঁছে যান, তার সঠিক অ্যাডভাইসটা যদি নেন, তাহলে কিন্তু ক্ষতি হওয়ার চান্স সেরকম নেই। তা আজকের মতন নমস্কার। আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম ফিনান্স অ্যাডভাইজার আনন্দ গুপ্তার সঙ্গে। নমস্কার। রংহীন সংবাদ আর অজানা তথ্যের জন্য দেখুন দিগদর্শন, 10-এর পাশে, দেশের সাথে।